नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका हमारे YouTube चैनल आर के क्लासेस केंचिया में एक बार फिर स्वागत अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 का अध्याय 6। इन पाठों की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अध्याय 6 नगर, व्यापारी और शिल्पी जन। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इस पाठ को अंत तक जरूर देखें। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस पाठ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। हाल ही में पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर में भी कक्षा 6 हमारे अतीत और कक्षा 7 हमारे अतीत में से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस पाठ को आप अंत तक जरूर देखें। अंत में इसके क्वेश्चन आंसर भी दिए गए हैं। तो इस प्रकार हम इन नगरों के बारे में अध्ययन करेंगे भी उसमें कौन कौन से नगर थे। मंदिर नगर था, जहाँ पर मंदिर भी बने हुए थे और मंदिर से ही शासन का संचालन होता था। कुछ नगर है वो प्रशासनिक नगर थे, यानी राजा की वहाँ पर राजधानी थी। वाणिज्यिक नगर या वाणिज्यिक शहर, जहाँ से माल को खरीदा या बेचा जाता था, वह वाणिज्यिक शहर कहलाता था। फिर है पतन नगर, जहाँ पर बंदरगाह पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? पतन नगर कहेंगे। तो हम पढ़ेंगे मंदिर नगर, प्रशासनिक नगर, वाणिज्यिक नगर और पतन नगर। ये मानचित्र है, देखो हिंदुस्तान का मानचित्र दिखाया गया है यहाँ पर। यहाँ हम विशेष रूप से सूरत, मछलीपट्टनम और हम्पी के बारे में अध्ययन करेंगे इस अध्याय में। और मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद ये भी प्रशासनिक केंद्र रहा है। अजमेर, पुष्कर, वृंदावन ये तीर्थ स्थल रहे हैं, धार्मिक केंद्र रहे हैं। सूरत व्यापारी केंद्र है। सोमनाथ मंदिर का नगर है। तिरुपति मंदिर है। महाबलीपुरम, कांचीपुरम, इन सब के बारे में हम इस पाठ में विस्तार से पढ़ेंगे। प्रशासनिक केंद्र, चोल वंश के बारे में हमने अध्याय 2 में पढ़ा है। चोल राजाओं की जो राजधानी थी उसका नाम था तंजावुर। वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। तो यहाँ पर नदी कौन सी है? कावेरी नदी। तंजावुर शहर के पास या राजधानी के पास कौन सी नदी बहती है? कावेरी नदी। यहाँ के राजा राजराज चोल द्वारा राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया और राजराज चोल ने ही तंजावुर शहर का निर्माण करवाया था। ये हाल ही पुलिस भर्ती प्रतियोगी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। लोग नगर के वास्तुकार कुंजर मलन राजराज पेरुथचन की इस वास्तुकला के कारण प्रशंसा करते हैं। तो राजराज मंदिर का जो वास्तुकार है, इसका नाम आपको याद रखना है। ये वेरी इम्पोर्टेंट है। क्या नाम है इसका? कुंजर मलन राजराज पेरुथचन। इसी प्रकार इस नगर में यानी तंजावुर शहर में अनेक राजमहल बने हुए हैं, मंडप बने हुए हैं। मंडप क्या थे? मंडप एक सभा स्थल था जहाँ पर राजा दरबार लगाता था और जनता उन्हें सुनती थी। फिर नगर में सैन्य शिविर भी बने हुए थे। इसी प्रकार तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरेयूर के शालीय बुनकर मंदिर उत्सव के लिए झंडे झंडियाँ बनाने, कपड़ा राजा अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र, जन साधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर
उरेयूर नगर है जो बुनकरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? यहाँ पर कपड़ा बनाने वाले बुनकर रहते हैं, शालीय बुनकर रहते हैं, इसलिए ये शहर प्रसिद्ध है। कौन सा? उरेयूर। तो इनको आपको याद रखना है, ये तंजावुर के पास में ही है। तो ये था प्रशासनिक केंद्र यानी राजधानी केंद्र। फिर है मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र। तो तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। तंजावुर एक प्रशासनिक के साथ साथ मंदिर नगर का भी उदाहरण है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए मंदिर महत्वपूर्ण होते थे। इस पैराग्राफ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। वे मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान संपन्न किए जाते थे। तीर्थयात्रियों तथा पुरोहितों पंडितों को भोजन कराया जाता था और पर्वोत्सव मनाए जाते थे। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे। फिर है कांसा, घंटा धातु, लुप्त लोम। इन तीन तकनीक के बारे में हम जानेंगे। कांसा कैसे बनता था, घंटा धातु कैसे बना, लुप्त मोम यानी कालीन जो मूर्तियां बनी हुई है वो लुप्त मोम तकनीक से बनी है। तो हम जानेंगे लुप्त मोम तकनीक क्या थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कांसा कैसे बनता था। कांसा एक मिश्र धातु है जो तांबे और टिन को मिला करके बनाया जाता था। टिन को रांगा भी कहा जाता है। तांबे और टिन को मिला करके क्या बनता था? कांसा। फिर है घंटा धातु। रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। इस घंटा धातु में रांगे का अनुपात है वो ज़्यादा होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? घंटा धातु कहते हैं। यह घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। फिर है लुप्त मोम विधि, यानी चोलकालीन जो मूर्तियां बनी हुई है वो लुप्त मोम विधि से बनी हुई है। तो लुप्त मोम विधि क्या है? देखो, इसको बनाने के लिए सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती है। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। सबसे पहले मोम की एक मूर्ति बनाते हैं, उसके चारों ओर चिकनी मिट्टी का लेप कर देते हैं, और जब वह लेप सूख जाता है तो एक छिद्र के द्वारा उस मोम को पिघला करके उस मिट्टी का जो खांचा होता है उसमें से निकाल लेते हैं, और बाद में उस मिट्टी के खांचे में उस छिद्र के द्वारा पिघला हुआ धातु डाल देते हैं। और जब पिघला हुआ धातु ठंडा हो जाता है तो हम सावधानी पूर्वक उस मिट्टी के खोल को उसके ऊपर से उतार देते हैं और फिर अच्छी तरह उसको चमका देते हैं, साफ कर देते हैं। इस प्रकार कांसे या अन्य धातु की मूर्तियां वो लुप्त मोम विधि से तैयार होती थी। तो ये थी लुप्त मोम विधि। फिर है याद रखने के लिए, फिर है मध्य प्रदेश में भील स्वामिन यानी भीलसा या विदिशा। विदिशा आपको याद रखना है कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भील स्वामिन, भीलसा या विदिशा। गुजरात में सोमनाथ का मंदिर अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर है। तमिलनाडु में कांचीपुरम का मंदिर, मदुरै और आंध्र प्रदेश में तिरुपति का मंदिर प्रसिद्ध है। तो ये मंदिर नगर है, आपको याद रखने हैं। मंदिर नगरों में देखो, मध्य प्रदेश में भील स्वामिन का मंदिर, गुजरात में सोमनाथ का मंदिर, तमिलनाडु में कांचीपुरम, मदुरै व आंध्र प्रदेश में तिरुपति का मंदिर। इसी प्रकार तीर्थ स्थल देखो कौन कौन से हैं तीर्थ स्थल। इसी प्रकार तीर्थ स्थल धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। वृंदावन तीर्थ स्थल है जो उत्तर प्रदेश में है। तिरुवनमलाई तमिलनाडु में, और हमारे राजस्थान में देखो अजमेर, राजस्थान में 12वीं शताब्दी में चौहानों द्वारा
राजाओं की राजधानी यहाँ पर थी। ये आपको कौन सी शताब्दी में राजधानी थी? 12वीं शताब्दी में। ये भी आपको याद रखना है। आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया। अजमेर है वो सूबा मुख्यालय भी रहा है। सूबा किसे कहते हैं? राज्य को, जहां पर सूबेदार नियुक्त किया जाता था। यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे। ये क्वेश्चन भी पुलिस प्रतियोगी परीक्षा में हाल ही में पूछा गया है। अजमेर के पास पुष्कर सरोवर भी है, जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहे हैं और आज भी आ रहे हैं। छोटे नगरों का संजाल मंडपी का क्या है? बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा, जहां आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे, उन्हें क्या कहते थे? मंडपिका कहा जाता था। उनमें ऐसी गलियां भी थी जहां दुकानें और बाजार लगते थे, जिन्हें हट या हाट कहा जाता था। बाजारों को क्या कहा जाता था? हाट कहा जाता था। तो ये भी आपको याद रखना है। इन बाज़ारों में कुम्हारों, तेलियों, शक्कर बनाने वालों, ताड़ी बनाने वालों, सुनारों, लोहारों, पत्थर तोड़ने वालों आदि के लिए अलग अलग बाज़ार होते थे। ये देखो बाज़ार का शानदार दृश्य यहाँ दिखाया गया है, देखो। फिर है सामंत। सामंत क्या है? यानी प्रवर्ती काल के जो जमींदार है वो सामंत कहलाते थे। ये सामंत लोग हैं, वो किले के आसपास, राजा का जहाँ किला होता था उसके आसपास ही महल बना लेते थे और व्यापारियों, शिल्पकारों और अन्य जो वस्तुएं बेचते थे उन पर ये कर लगाने का काम करते थे। कभी कभी इन करों के संग्रहण का अधिकार स्थानीय मंदिरों को भी प्रदान किया जाता था। ये लकड़ी पर नक्काशी करता हुआ कारीगर देखो, लकड़ी पर नक्काशी कर रहा है। फिर है बड़े और छोटे व्यापारी। बड़े और छोटे व्यापारी, व्यापारियों को अनेक राज्यों और जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे। अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ बनता था जो गिल्ड कहलाता था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गिल्ड क्या थे? व्यापारियों का संघ गिल्ड कहलाते थे। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी में ये दो नाम आए, देखो, मणिग्रामम और नाना देशी क्या थे? ये व्यापारियों के संघ थे। मणिग्रामम और नाना देशी क्या थे? व्यापारियों के संघ थे। ये भी आपको याद रखना है। फिर कुछ समुदाय बताए गए हैं, जैसे चेटियार और मारवाड़ी, ओसवाल, ये समुदाय थे जो व्यापार का कार्य करते थे। और ये जो लोग हैं ये अफ्रीका से सोना, हाथीदांत, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टिन, मिट्टी के नीले बर्तन, चांदी लाते थे। फिर उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए। यानी हमारे जो दक्षिणी भारत है इनमें काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ आदि का उत्पादन अधिक मात्रा में होता था, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु है। इन मसालों की मांग है वो यूरोपीय व्यंजनों में सर्वाधिक थी। भारतीय सूती कपड़ा भी बहुत लुभावना होता था। ये चीज़ें यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच कर लाई थी। समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप किस प्रकार बदला, इसके बारे में हम जल्द ही पढ़ेंगे। ये काबुल के बारे में बताया गया। देखो, काबुल अपने पहाड़ी और विषम दृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि दोनों ही केंद्र से, ये राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग है। काबुल और कंधार क्या है? सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग है। यहाँ पर घोड़ों का व्यापार भी होता है। 17वीं शताब्दी में हीरों के सौदागर, हीरों के व्यापारी जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवनियर ने भी अनुमान लगाया था कि
काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रतिवर्ष 30,000 रुपयों का होता था, जो उन दिनों एक भारी रकम समझी जाती थी। काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े, ताजे फल ऊंटों पर लाद कर लाए जाते थे और उपमहाद्वीप तथा अन्य भागों में बेचे जाते थे। इनके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। काबुल में गुलाम भी मिलते थे, गुलाम यानी दास। नगरों में शिल्प देखो, बिद्दर के शिल्पकार तांबे व चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी शिल्प पड़ गया। तो बीदरी शिल्प को याद रखना है। फिर है पंचाल, अति महत्वपूर्ण है। देखो पंचाल किसे कहा गया है? विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई, ये क्या कहलाते हैं? पंचाल कहलाते हैं। मंदिरों के निर्माण के लिए ये आवश्यक थे। इसके अलावा वे राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों, जलाशयों का निर्माण भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इस प्रकार सालियार या केकोलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे। ये बुनकर वस्त्र निर्माण का कार्य करते थे। ये देखो पित्तल के मोमबत्ती दान पर काला आवरण किया गया है, मोमबत्ती दान है ये शॉल का बॉर्डर है, इस प्रकार शॉल का बॉर्डर बना हुआ है। फिर है शहरों के बदलते हुए भाग्य। अहमदाबाद के बारे में बताया गया। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। यह भी एक व्यापारिक केंद्र था। पश्चिमी बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर मुर्शिदाबाद भी रेशमी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र था। मुर्शिदाबाद 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी भी बन जाता है और बाद में इसका धीरे धीरे इंग्लैंड की मिलें यहाँ पर स्थापित होने पर इस शहर का पतन हो जाता है। फिर महत्वपूर्ण शहर है हम्पी, मसूलीपट्टनम और सुरत। इनको हम एक नज़र में देखेंगे। देखो तो सबसे पहले हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित है। हम्पी नगर कहाँ है? कृष्णा और तुंगभद्रा नदी घाटियों में स्थित है। यह नगर 1336 ईस्वी में स्थापित विजयनगर साम्राज्य। अब क्वेश्चन पूछा जाता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 में। किसने की? हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो ये आपको याद रखना है। और ये विजयनगर हम्पी एक ऐसा नगर था जिसमें जो किले की दीवारों का निर्माण किया गया है वो गारे चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग उसमें नहीं हुआ है। शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था, यानी इसमें गारे चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। ये देखो हम्पी का ये दुर्ग है। फिर एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन इस प्रकार किया। देखो गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत सुदृढ़ प्राचीर नगर बसा रखा है जो दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है। ये दीवारें अन्य नगरों की दीवारों जैसी नहीं है बल्कि बहुत मजबूत राजगिरी का एक ऐसा नमूना है जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलेगा। उसके भीतर उसी रीति से बनाए गए भवनों की अत्यंत सुंदर कतारें हैं। मालदेवी नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया है मिट्टी का। कौन सी नदी पर? मालदेवी नदी के। और किस समय बनाया गया? ये विजयनगर शासकों के समय। और यह अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण हुआ है। कृष्ण देवराय ने, यानी विजयनगर साम्राज्य का जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था वो कौन था? कृष्ण देवराय। और इस समय दिल्ली का जो शासक था वो कौन था? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। यानी कृष्ण देवराय के समय दिल्ली का शासक कौन था और उनके समय
यह कृष्णदेवराय शक्तिशाली शासक था जिसने पहाड़ियों के बीच एक विशाल प्रस्तर बांध का निर्माण विजयनगर के निकट एक विशाल झील के निर्माण के लिए किया, जहां से जल को जल सेतु और नहरों द्वारा बगीचों और खेतों तक सिंचाई के लिए पहुंचाया जाता था। तो कृष्णदेवराय ने बहुत ही सिंचाई के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया। ये हम्पी के विठल मंदिर का पत्थर का बना रथ, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विठल मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी के अंदर है ये विठल मंदिर, पत्थर का बना हुआ ये रथ है। देखो कितना शानदार पत्थर से रथ बनाया है। तो इस प्रकार शिल्प कला है वो बहुत ही शानदार शिल्प कला थी। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे और देवदासियां, देवता यानी मंदिर के अंदर देवदासियों को रखा जाता था जो विरूपाक्ष शिव मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों, देव प्रतिमा, राजा और प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी। रामनवमी पर्व जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। नजराने उपहार, यानी राजा अपने जो अधीनस्थ व्यक्ति थे उनसे नजराने या उपहार लिया करते थे, गिफ्ट लिया करते थे। 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बिदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो जाता है। फिर दूसरा महत्वपूर्ण शहर है सूरत, पश्चिम का प्रवेश द्वार कहलाता है। इसको याद कर लेना, पश्चिम का प्रवेश द्वार कौन सा नगर कहलाता था? सूरत। वाणिज्य केंद्र, एक ऐसा स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाला माल खरीदा और बेचा जाता है, वो वाणिज्य केंद्र कहलाता है। सूरत को देखो, सूरत क्यों महत्वपूर्ण है? सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता है, रट लेना इसको। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता है क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। सूरत एक सर्वदेशीय नगर था जहाँ सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहाँ पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेज़ों के कारखाने, माल गोदाम थे। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है, देखो, किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे। यानी सूरत एक महान या महत्वपूर्ण बंदरगाह था जहां पर बहुत से देशों के जहाज है वो खड़े देखे जा सकते थे। सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थी जो सूती कपड़ा थोक और फुटकर कीमतों पर बेचती थी। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरी गोटा किनारियों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। राज्य ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक वहाँ विश्राम गृह भी बना रखे थे। सूरत से जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में कायरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्म के बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। देखो हुंडी क्या थी? एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है। हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती है। तो ये हुंडी आपको याद रखनी है। 1668 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्य केंद्र है। फिर है जोखिम भरा दौर, मसूलीपट्टनम के लिए चुनौती। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी के डेल्टा पर। 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पतन बन गया। मछलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था, ये भी याद रखना है। मछलीपट्टनम का किला किसने बनाया था? हॉलैंड वासियों ने। मछुआरों का एक गरीब नगर बताया गया। देखो, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के गुमास्ते
विलियम मैथवर्ल्ड ने 1620 ईस्वी में इन शब्दों में मछलीपट्टनम का वर्णन किया है। तो गुमास्ता क्या है? यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का जो प्रमुख अधिकारी होता है वो गुमास्ता कहलाता है। तो गुमास्ता मैथवर्ल्ड 1620 में मछलीपट्टनम का वर्णन करता है। देखो क्या बताता है, यह गोलकुंडा का मुख्य पतन है जहां परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती है। यह छोटा सा नगर है, घना बसा हुआ, बिना किसी चार दीवारी के, खराब तरीके से बना हुआ, न ही यह अच्छी जगह स्थित है। इसके सभी जल स्रोत खारे पानी के हैं। पहले यह एक गरीब मछुआरा नगर था, आगे चलकर यहाँ जहाज़ों के लिए लंगर डालने की सुविधा हो गई, जिसमें व्यापारी लोग यहाँ रहने लगे। चूँकि हमारे तथा हॉलैंड के निवासी यहाँ इस तट पर आते जाते रहते हैं, यह उनके लिए निवास की व्यवस्था करता है। इसके बाद में यह महत्वपूर्ण नगर बन जाता है। गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़ों, मसालों, अन्य चीज़ों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया, जिससे कि वहाँ का व्यापारी पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न चला जाए। विभिन्न व्यापारी समूह गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु, कोमटी, चेटिया, यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला समृद्धिशाली बना दिया। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली तो उनके प्रतिनिधि, देखो मुगलों के प्रतिनिधि थे सूबेदार मीर जुमला, उन्होंने हॉलैंड वासियों और अंग्रेज़ों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। 1686-87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। गोलकुंडा मुगल साम्राज्य में मिल जाता है। फिर शहर देखो, बम्बई वर्तमान में हम मुंबई कहते हैं, कलकत्ता वर्तमान में इसका नाम कोलकाता है, मद्रास जिसको वर्तमान में हम क्या कहते हैं, चेन्नई कहते हैं। ये भी आपको नाम याद रखने हैं, वर्तमान नाम। नगर और व्यापारी, नगर और व्यापारी देखो उसमें जो व्यापारी थे, भारतीय व्यापारी थे, उनके नाम आपको याद रखना है। वो व्यापारी थे मुल्ला अब्दुल गफूर और वीर जी बोरा। इन व्यापारियों के यानी 16वीं और 17वीं शताब्दी में जो व्यापारी थे महत्वपूर्ण, इनके नाम आपको याद होने चाहिए, मुल्ला अब्दुल गफूर और वीर जी बोरा। कई बार IAS प्रतियोगी परीक्षा में भी ये पूछा गया है। 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास नगरों का उदय हुआ। 18वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 18वीं में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय होता है। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब बुनकर जैसे कारीगर, सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। यानी जब हमारे देश के जो बुनकर थे, शिल्पकार थे, वो यूरोपीय कंपनी के आने के कारण ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरण उनका हो जाता है। यानी ब्लैक का मतलब देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन में सीमित कर दिया है, उनको ब्लैक टाउन में सीमित कर दिया। भी आपका जो माल है वो कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा। जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में, ये महत्वपूर्ण है, देखो प्रतियोगी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पर है? मद्रास में। फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में। फोर्ट सेंट विलियम कहाँ स्थापित किए गए अंग्रेजों के द्वारा? कलकत्ता में। ये आपको याद रखना है। फिर है वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस। वास्को डी गामा का क्या योगदान है? क्रिस्टोफर कोलंबस का क्या योगदान है? पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए कैप ऑफ गुड होप से निकलकर, अति महत्वपूर्ण IAS में पूछा गया ये कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप से निकलकर और हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से अधिक समय लगा। 1498 में कालीकट बंदरगाह पहुंचा। वहां पर जोमरिन नाम का राजा था, उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया।
अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए। 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे थे। ये संख्या भी आपको याद रखनी है। इसी प्रकार एक और इटली वासी क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? इटली का था। भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। उसका सोचना था क्योंकि पृथ्वी गोल है इसलिए वह पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है। 1492 ईस्वी में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा। वेस्ट इंडीज का नाम इसी भ्रांति में पड़ा। उसने सोचा भी ये भारत है, वेस्ट इंडीज यानी इंडिया, ये पश्चिमी भारत है, इसलिए वेस्ट इंडीज का जो नाम पड़ा है वो वेस्ट इंडीज इसी क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा रखा गया है। अब है अभ्यास प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राजराजेश्वर मंदिर बनाया गया, 11वीं सदी में बनाया गया। अजमेर सूफी संत संबंधित है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की गई। किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का के द्वारा। हॉलैंड वासियों ने आंध्र प्रदेश में, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में अपनी बस्ती बसाई। उसका क्या नाम था? मसूलीपट्टनम। बताएं क्या यह सही है या गलत? हम राजराजेश्वर मंदिर के मूर्तिकार का नाम एक शिलालेख से जानते हैं। ये मूर्तिकार का नाम आपको याद रखना है। क्या ये बात सही है? उसका नाम हमें कहाँ से मिला है? शिलालेख से मिला है। यस, ये बात सही है। सौदागर लोग काफिलों में यात्रा करने की बजाय अकेले यात्रा करना पसंद करते थे। अकेले यात्रा नहीं करते थे, वो एक संघ बना करके जिसे गिल्ड कहा जाता था के रूप में यात्रा करते थे। तो ये वाक्य गलत है। काबुल हाथियों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था, ये भी गलत है। किसका केंद्र था ये? घोड़ों के व्यापार का केंद्र था। किसका? घोड़ों के व्यापार का केंद्र था। सुरत बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पतन नगर है। बंगाल की खाड़ी पर नहीं है ये भी गलत है। तंजावुर नगर को जल की आपूर्ति कैसे की जाती थी? तंजावुर नगर को जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से की जाती थी। मद्रास जैसे बड़े नगरों में स्थित ब्लैक टाउन्स में कौन रहता था? ब्लैक टाउन्स में भारतीय व्यापारी, शिल्पकार, औद्योगिक मजदूर व अन्य काम करने वाले लोग रहते थे। आपके विचार में मंदिरों के आसपास नगर क्यों विकसित हुए? मंदिरों के आसपास नगरों के विकसित होने के कारण मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन का व्यापार साहूकारी में लगाते थे। समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके दर्शनार्थियों, तीर्थ यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास ही बसने लग गए। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे तथा राजा द्वारा भूमि धन अनुदान में दिए जाते थे। इससे मंदिर के पुजारियों की आजीविका चलती थी। तीर्थ यात्रियों, पुरोहितों, पंडितों को मंदिर प्रशासन द्वारा भोजन कराया जाता था, जिससे मंदिर के पास साधु संत और पुरोहित पंडितों का आवास स्थान बन गया। मंदिरों के निर्माण तथा उनके रख रखाव के लिए शिल्पी जन कितने महत्वपूर्ण थे? मंदिरों के निर्माण के लिए शिल्पी काफ़ी महत्वपूर्ण थे। शिल्पियों में सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री, बढ़ई, पंचाला थे। शिल्पकार मंदिरों को सुंदर बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। शिल्पकार ही मंदिरों के विभिन्न भागों को निर्मित करते थे। मंदिरों को कलात्मक रूप से सजाने का कार्य भी शिल्पकार करते थे। लोग दूर दूर के देशों प्रदेशों से सूरत क्यों आते थे? सूरत नगर में लोगों के दूर दूर प्रदेशों से आने का कारण सूरत अरब सागर के तट पर एक बंदरगाह, प्रसिद्ध बंदरगाह था, जहां
पश्चिमी एशिया के देशों से व्यापार होता था। सूरत को मक्का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। सूरत शिल्प उद्योग का प्रमुख केंद्र था, जिससे काफ़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए यहाँ रहते थे। सूरत एक व्यापार नगर था, यह व्यापारिक नगर था जहाँ पर कई वस्तुओं के थोक और फुटकर विक्रेता रहते थे। कलकत्ता जैसे नगरों में शिल्प उत्पादन तंजावुर जैसे नगरों के शिल्प उत्पादन से किस प्रकार भिन्न था? कलकत्ता मुख्यतः शिल्प उत्पादन सूती, रेशमी और जूट उत्पादन तक सीमित था। तंजावुर में सूती वस्त्रों के अतिरिक्त कांस्य मूर्तियाँ, धातु के दीपदान, मंदिरों के घंटे, आभूषण आदि का निर्माण भी बड़े पैमाने पर होता था, क्योंकि तंजावुर एक मंदिर नगर था। फिर है सूरत नगर और टेकारी एक कस्बा है, उन दोनों में क्या तुलना है? देखो, सूरत नगर और टेकारी गया बिहार में एक कस्बा है, उनमें अंतर बताया गया है यहाँ। सूरत एक व्यापारिक नगर है जहाँ पर लोगों को आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त हो जाती है, जबकि टेकारी एक छोटा सा कस्बा है जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। सूरत एक महानगर है जिसकी आबादी 28 लाख है। टेकारी की आबादी 20,000 से भी कम है। सूरत एक औद्योगिक, प्रशासनिक, व्यापारिक नगर के रूप में विकसित हो चुका है। टेकारी ग्रामीण क्षेत्र का एक प्रखंड है। तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? आपके विचार से क्या वैसी कुछ समस्याएं आज भी बनी हुई है? व्यापारियों को अनेक राज्यों, जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे। सौदागर अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ, गिल्ड बनाते थे। वे विभिन्न प्रकार के कर चुकाने पड़ते थे। प्राचीन व मध्यकाल में यातायात के रूप में बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी, नावें आदि प्रमुख थे, अर्थात यातायात के साधन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं थे। वर्तमान समय में सौदागरों को व्यापार संघ बनाने पड़ते हैं, विभिन्न प्रकार के कर चुकाने पड़ते हैं तथा व्यापार के लिए दूर दूर तक यात्राएं भी करनी पड़ती है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।